नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर हैं, आपको बता दें, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक भाषण दिया है। आपने सुना भी होगा। वहीं भारत के लोकतंत्र पर उनका कहना है कि भारत में पूरा विपक्ष संघर्ष कर रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे दबा दिया जाता है, जिस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसी ताकतें देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बेकार की बातों को आम जनता बखूबी देख और समझ रही है। वहीं भागवत के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के बयान भागवत याद रखें। मोदी ने कहा था कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, और तब क्या भागवत कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है। इधर जगदलपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में आज सीएम भूपेश बघेल भावुक नजर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने शहीद महेंद्र कर्मा को याद किया और वो काफी भावुक स्टेज पर नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिए और कहा कि कार्यकर्ताओं को हितग्राहियों तक पहुंचना है और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने के पहले हफ्ते में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि भिलाई में IIT का लोकार्पण करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई के 2 बड़े फ्लाईओवर का भी लोकार्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही चरौदा में तैयार हो चुके सोलर प्लांट का भी उद्घाटन उनके कर कमलों से हो सकता है। भिलाई IIT प्रबंधन को PM से इस दौरे की चिट्ठी भी मिल चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर IIT प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। माननीय मोदी जी स्वयं उसके लोकार्पण में स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, ये योजना बनी है और उसके लिए PMO में भी हलचल है और PMO से लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। डेट ऐसा मानते हैं कि 7 अगस्त का एक लक्ष्य PMO लेके चल रहा है, ऐसी जानकारी मुझे वहां से हुई है। मुरैना के जौरा विधानसभा में कांग्रेस में गुटबाजी अब सामने आ रही है। पहले कांग्रेस नेताओं ने सूबेदार सिंह राजौदा पर पोलिंग बूथ चेंज कराने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं विधायक की दबंगाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने पोलिंग बूथ चेंज करे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने अलग अलग ज्ञापन SDM को सौंपा है। इसको लेकर भाजपा के जिला महामंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है कि 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी चुनाव के लिए टिकट की होड़ में है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी एक ऊपर के बहुत मजबूती से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में माननीय दिग्विजय सिंह जी बहुत मेहनत में लगे हुए हैं और माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है कि हमें देश बचाना है, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, 140 करोड़ लोगों का जनजीवन बचाना है। नहीं, भाजपा में तो न कभी गुटबाजी रही हो न आज है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो बहुत सारे नेता और बहुत सारे गुट हैं। पता ही नहीं लग रहा है कि नेता कौन है, चुनाव कौन लड़ेगा, प्रत्याशी कौन रहेगा। और सीधा सीधा ये है कि जनता में अपना जनाधार हो चुकी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि 2023 के होने वाले चुनाव में माननीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी करेगी। MP में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के 22% वोट शेयर पर कांग्रेस की पैनी नजर है। पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पहुंचकर 2018 के बहुमत के आंकड़े को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है, ताकि प्रदेश की सत्ता में फिर से वापसी हो सके। वहीं कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने के लिए उलगुलान अभियान की तैयारी भी कर रखी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए बड़ा प्लान बनाया है।
कांग्रेस ने 84 विधानसभा क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाले 22% वोटर्स यानी कि आदिवासियों को साधने के लिए उलगुलान अभियान चलाने की तैयारी की है। अभियान में आदिवासियों के बीच जाकर उनसे जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस की दलील है कि वो पहले से ही आदिवासियों के हक और अधिकारों का ध्यान रखती आई है, लेकिन 18 साल से बीजेपी की सरकार ने उनके अधिकार छीनने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हमेशा आदिवासी समुदाय के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया है। तो उलगुलान जो अभियान है वो भी इसी से संबंधित है कि पिछले 18 साल निरंतर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों को हाशिए पर रखा गया। उनके नाम पर राजनीति बहुत हुई, उनके नाम पर इमारतों के नाम बदले गए। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आदिवासियों को ठगने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को तो उलगुलान शब्द का अर्थ तक नहीं पता होगा। आदिवासी की जितनी योजनाओं का पैसा गया सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो कांग्रेस के नेता थे उनके घर भर गए। अब वो एक ऊल जलूल काम कर रहे हैं, ऊल गुलान। अब ये केवल उनको ही नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है। इस तरह की उल जलूल हरकतें कांग्रेस कर रही है और आदिवासियों का उपहास उड़ा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का उलगुलान अभियान विधानसभा चुनाव में उसे 22% वोट शेयर दिलाने में कितना कारगर साबित होगा। दुष्यंत पराशर, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने अपने सेंट्रल एक्शन प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत बीजेपी नेताओं की नाराजगी, भीतरघात और एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है। बीजेपी 1 से 15 जून के बीच प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर 29 केंद्रीय नेताओं की सभाएं करवाएगी। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तय किए जा रहे हैं। वहीं विनय सहस्त्रबुद्धे, शिव प्रकाश, अजय जामवाल, सिंधिया, प्रहलाद पटेल ने भी मध्य प्रदेश के दौरे तेज कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2023 में भी सरकार बना रही है और 2024 में भी सरकार बना रही है। हमारे लिए टेस्ट नहीं है, हमारे लिए तो जनता की सेवा करने का प्रकल्प है चुनाव और उसके माध्यम से सरकार बनाना। तो सरकार बनेगी और हम जनता की सेवा करेंगे। ये लेटमेंट टेस्ट शुरू हो गया। पहले हिमाचल प्रदेश शुरू हुआ, उसके बाद कर्नाटक से शुरू हुआ। अब यहाँ तो सफाया होना है इनका। 114 नहीं, 174 से ज़्यादा सीट आएंगी, इनका सफाया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ महाकाल बोल रहे हैं अब कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। दिल्ली में पहलवानों के साथ पुलिस की झड़प को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब मोर्चा खुल गया है। रायपुर में NSUI के पदाधिकारियों ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज हवन पूजन किया। NSUI अध्यक्ष नीरज पांडे का कहना है कि पहलवानों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, मगर केंद्र की मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नेपाल के PM पुष्पकमल दहल लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां पर महिलाओं से योजना के बारे में उन्होंने चर्चा की। वहीं इंदौर के वार्ड 3 में बच्चों के साथ क्रिकेट और बैडमिंटन भी उन्होंने खेला, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा की ओर से लीला पैलेस में भव्य दिव्य योग अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 4 जून को संत रावतपुरा सरकार इसका समापन करेंगे। बता दें कि विधायक संजय शर्मा ने जानकारी दी कि लीला पैलेस की 35 एकड़ जमीन पर 1 करोड़ अर्चन का भव्य अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। अनुष्ठानकर्ता संत श्री रावतपुरा सरकार ने जिले की जनता से अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अनुष्ठान में शामिल हों। ये अनुष्ठान है, सभी लोगों को हम आमंत्रण करते हैं। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, शहरवासी सभी लोग इस अनुष्ठान में अर्चन में आए और लाल लाल श्री अर्चन में बैठें। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और डेलीगेट्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान डिनर पर लेकर गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेपाल पीएम के साथ विजयनगर स्थित होटल पहुंचे, जहां पर नेपाल के पीएम मेहमान नवाजी से बहुत ही खुश नजर आए। नेपाल पीएम ने अपने संबोधन में शहर की स्वच्छता, वाटर रिचार्जिंग जैसे कई बिंदुओं पर इंदौर की तारीफ की और कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर नेपाल से रिश्तों को एक नए आयाम पर पहुंचे हैं।
6 साल पहले जिस सोशल मीडिया के सहारे सार्वजनिक रूप से बढ़ते भ्रष्टाचार, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाने के कारण भाजपा नेता राज चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया था, वे उसी सोशल मीडिया के सहारे अपनी उपयोगिता साबित करने में अब कामयाब रहे हैं। आखिरकार भाजपा ने निलंबन खत्म कर उन्हें वापस लेने की घोषणा की है। राज चड्ढा ने का कहना है कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ अथवा विरोध में कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने भी कभी उन्हें कोई नोटिस या निलंबन संबंधी पत्र नहीं दिया। कोई भी मेरी एक भी टिप्पणी ऐसी नहीं है जो पार्टी विरोधी हो, लेकिन जहां मैंने कमजोरी देखी, गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, जब मैंने देखा कि ये मेरे असूलों के खिलाफ है, पार्टी के असूलों के खिलाफ है, तो मैंने उनको सुधारने की दृष्टि से कहा एक पोस्ट आप ऐसी नहीं बता सकते जो पार्टी विरोधी हो। मुझे ससम्मान बिना शर्त अगर वापस लिया है तो मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जबलपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक हिंदू ब्राह्मण युवती और मुस्लिम युवक ने शादी कर ली। मामले में लड़की के परिजनों के साथ हिंदू संगठन ने भी विरोध किया। इन सभी के बीच भोपाल में मनोज मुंतसिर ने लव जिहाद पर बयान दिया। उनका कहना है कि ये कलावा का छलावा हमने पहले देखा है। हमारी बेटियां पता नहीं कब उनसे ये भूल हो जाती है कि वो प्रेम और जिहाद में अंतर नहीं कर पाती। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो जागरूक बने। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कलावा का छलावा हमें पहले भी दिया जा चुका है। हमारी बेटियां पता नहीं कब उनसे ये भूल हो जाती है कि वो प्रेम में और जिहाद में अंतर नहीं कर पाती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ वो जागरूक बने और पेरेंट्स के तौर पे, माता पिता के तौर पे हमारा भी कर्तव्य है कि उनको समझाएं कि सच्चा प्यार क्या है। यदि कहीं भी लव जिहाद जैसा मामला आएगा तो सहन नहीं किया जाएगा। सरकार पहले भी कानून बना चुकी है, सख्ती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। इस सब के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जो प्रॉपर टाइम पे एक्शन लेती नहीं, केवल मीडिया में बात करती है। अगर एक्शन ले तो सब चीज़ें नहीं हो। कानून है, हर चीज़ का कानून। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतिहास और नवाब पर अब नया विवाद छिड़ गया है। भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान लेखक और गीतकार मनोज मुंतसिर ने भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी करार देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग भी रखी है। वहीं दूसरी ओर कई बीजेपी नेता भोपाल में नवाब से जुड़ी यादों को हटाने की मांग कर रहे हैं। भोपाल के हिस्ट्री फोरम ने भी इस नवाब का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। नवाब हमीदुल्लाह के इतिहास की जब चर्चा पूरे शहर में हो रही है कि नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही, उस हमीदुल्लाह का नाम नहीं होना चाहिए जिसने भोपाल की आज़ादी का विरोध किया और भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही। ये राजा भोज का नगर है, वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? खबर दमोह से है, जहां पर लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। दमोह जिले के तेजगढ़ में हिजाब के बाद अब तिलक पर विवाद हो चुका है। तिलक लगाने पर नाराज मुस्लिम समुदाय ने एक मुस्लिम परिवार का बहिष्कार कर दिया है। वही मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। दमोह में हिजाब मामले के बाद अब तिलक मामला सामने आया है और जो खूब गर्मा रहा है। आज एक तेजगढ़ का, जिले के तेजगढ़ का एक पीड़ित परिवार मौके पर यहाँ दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया, जहां उसने एक शिकायत की जिसमें कहा गया कि मैं समुदाय विशेष का व्यक्ति हूं और उसके द्वारा चुनावी समय में एक पड़ोसी के लिए गुलाल का टीका लगा दिया गया, जिसके बाद समुदाय विशेष ने उसे अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने यहाँ दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर मामले की शिकायत की। हमारे साथ में दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, एक मामला सामने आया है जिसमें तेजगढ़ थाना क्षेत्र का एक मामला है जिसमें एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई। उसने कहा कि उसे परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया है तिलक को लेकर। क्या है मामला? थाने पर अपने पास आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी थाना प्रभारी और एसडीओपी तेंदुखेड़ा जांच कर रहे हैं। उनका आपसी पारिवारिक मामला है। जांच के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये थे जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिन्होंने बताया कि यह एक मामला सामने आया है और इस मामले में पूरी जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।
और इस वक्त रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। रायपुर के डंगनिया क्षेत्र में युवक का अपहरण किया गया है। डीडी नगर इलाके में दफ्तर से निकलते वक्त किडनैपिंग की घटना हुई है। 5 से 6 की संख्या में अपहरणकर्ता थे, ये बताया जा रहा है। आपसी लेन देन की वजह से एक युवक को किडनैप किया गया है। डीडी नगर थाने के पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। तो राजधानी रायपुर के व्यस्तम इलाके में ये घटना हुई है। डंगनिया इलाके की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर ऑफिस से निकलते वक्त एक युवक का अपहरण कर लिया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 5 से 6 लोग थे जिन लोगों ने मिलकर इस युवक का अपहरण किया है। आपसी लेन देन की वजह से युवक की किडनैप का शक जताया जा रहा है। डीडी नगर पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये पूरा मामला क्या है, जरा बताइएगा। देखिए, डीडी नगर के पास की घटना है और डीडी नगर थाना क्षेत्र है और श्री राम अस्पताल है वहाँ पर डगनिया में। आपको बता दें, व्यस्तता में इलाका और लगभग 8:50 पर जो है इनोवा आती है और जो युवक जिसका अपहरण किया गया उसका नाम सिद्धार्थ असदकर बताया जा रहा है। वो अपने ऑफिस में था और अपडेट जानकारी आपको बता रहे हैं कि जो पुलिस को सीसीटीवी कैमरे मिले ऐसा बताया जा रहा है। उसमें 3 युवक जो है पहले तो उसकी बेदम उसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद इनोवा में ही डालकर उसे वहाँ से ले जाकर मतलब भाग निकलते हैं। आसपास के लोग कुछ देखते हैं, लेकिन काफ़ी देर बाद जब उसके परिजनों को फ़ोन के माध्यम से ही मालूम चला है कि उनके बेटे को उठा लिया गया है। पुलिस फिलहाल ये आशंका जाहिर कर रही है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये आपसी लेन देन के लिए हुआ है, लेकिन जो हमें सूचना मिल रही है कि उसके परिजनों को कुछ ऐसे फ़ोन आया है जिससे ये सीधा मामला किडनैपिंग का लग रहा है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है, तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास रायपुर शहर से निकलने का भी इलाका है, तमाम जगह नाकेबंदी की गई है। लेकिन एक बात देखने को होगी, देखिए 8:50 था, कई ऑफिस वहाँ पर खुले हुए थे। उस बीच में इनोवा में आना, मारपीट करके युवक को गाड़ी में डाल के ले आना अपने आप में कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही डंगनिया वो क्षेत्र है जहां पर काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी रहते हैं, लड़कियां वहां पर रहती हैं। ऐसे में अगर इस तरह से खुलेआम सड़क से अगर किसी का अपहरण कर लिया गया तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे आगे। अंबिकापुर के सीतापुर से खबर है, जहां 200 से ज्यादा पेड़ों को काटने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तालाब बनवाने के नाम पर यह अवैध कटाई की गई है। वन विभाग के साथ मिली भगत कर ठेकेदार ने पेड़ काटे हैं। वही घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जंगल बिना कहे पूछे ग्राम पंचायत को बिना अनुमति नहीं पूछे कटवा रहे मनमाना। कौन कटवा रहे हैं? वन विभाग वाले। कौन बना रहे हैं इसको फॉरेस्ट गार्ड वाले पांडे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग रोकना चाहते हैं। विरोध कर रहे हो? हाँ, विरोध करते हैं। वहाँ पे पेड़ थे, उसको इनके द्वारा काट दिया गया, जो मतलब गलत है और इसलिए वन अधिकार वन अपराध प्रकरण भी दर्ज किया गया है। इनकी कार्रवाई की जा रही है। इधर ग्वालियर जिला कोर्ट में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 4 फर्जी वकीलों को पकड़ा और उनका जिला कोर्ट से चौराहे तक जुलूस निकाला। आपको बता दें कि संदिग्ध लोगों के पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में चारों ने खुद को कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला बताया और कोर्ट में पेश होकर फर्जी जमानत लंबे समय से वो करवा भी रहे थे। फर्जी वकील यहाँ सफेद शर्ट पहन के आते हैं और कोर्ट में काम करते हैं। किसी भी वकील साहब का नाम लिख के उस पर चिड़िया बना के कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा, कोई प्रजापति है, उसको हम थाने में बंद करा के आए। उसकी गाड़ी पे भी फर्जी मोनो लगा हुआ है, कार्ड भी विजिटिंग कार्ड उस पर मिले हैं फर्जी एडवोकेट के नाम से। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे ऐसी कार्रवाई चलेगी। फर्जी जमानतदार बिल्कुल पकड़े के हम कोर्ट में बंद करेंगे। गरियाबंद के जंगल इलाके में अतिक्रमण करने वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। वन विभाग के अफसर जब यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, बेदखली की कार्रवाई करने के लिए एक टीम यहां पर पहुंची थी, जहां पर अतिक्रमणकारियों ने उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी पर धारदार हथियार से हमला किया, कांच फोड़ दिए और गाड़ी में सब्बल मारकर छेद किया है। इसके साथ ही अफसर और कर्मचारियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। करीब 7 दिन पहले ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की गई थी और तब भी यहां पर जमकर विवाद उपजा था। शिवपुरी नगर पालिका में विधायक निधि से खरीदे गए 4 टैंकर चोरी का मामला गर्मा चुका है। अब घटना में जहां स्थानीय विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नाराज हैं, तो वहीं नगर पालिका प्रशासन ने टैंकर चोरी की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करवा दी है।
4 टैंकर गायब है विधायक निधि के। अभी हमको जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने टैंकर देखा तो 4 टैंकर हमारे प्रांगण में नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट करवाई थाने पे। कोतवाली में टैंकरों की चोरी के संबंध में केस रजिस्टर्ड है, जिसमें 4 टैंकर नगरपालिका से चोरी गए हैं। उसकी जांच के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। सर कहीं जांच में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है, क्लियर होगा तो बताएंगे। खबर अशोकनगर के दियाधरी गांव की है, जहां पर दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हुए थे। भोपाल में खाद्य विभाग ने मिठाई की कई दुकानों पर छापा मारा है। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को 2100 किलो नकली मावा मिला, जिसे प्लास्टिक के बैग में भरकर रखा गया था। बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मावे को आदमपुर डंप साइट पर नष्ट कर दिया है। इधर बिलासपुर से लगे सकरी के पास लोखंडी गांव में रहने वाली युवती फ्री फायर गेम के जरिए एक युवक के संपर्क में आई। अब्दुल यारमान नाम का ये युवक बताया जा रहा है, और फिर घर से 1 लाख रुपए लेकर इस युवक के साथ चली गई। परिजनों ने युवती के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे त्रिपुरा राज्य के बांग्लादेश बॉर्डर से बरामद किया है। युवती अब घर नहीं लौटना चाहती और खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कह रही है। ले तो गएगा घर लेगा। अच्छा, मतलब बहला फुसला के ले गए क्या? कहा जानी भैया कैसे ले गए, हम नहीं हो तो नहीं करे, कैसे नहीं करे, बनोली और किन थी जाने का। फ्री फायर गेम खेलती थी, जिसके तहत जो है वो किसी बाहर के लड़के से कांटेक्ट में आई। कभी उसका नाम अरमान बताती थी, कभी उसका नाम अब्दुल बताती। पुलिस ने जाकर के उनको त्रिपुरा अगरतला से ला करके कोर्ट में पेश किया। उसके कोर्ट में स्टेटमेंट और गवर्नमेंट का रिप्लाई आना बाकी है और इसकी सुनवाई 12 जून को होगी। त्रिपुरा में जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसके पास से युवती को बरामद किया है। युवती वहाँ एक युवक के साथ रह रही थी, वो आना भी नहीं चाह रही थी। वो युवती को वहाँ से बरामद करके यहाँ लेके आया गया। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय पेंशनर्स, कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ने बताया कि सरकार ने हमारी सारी मांगों को मान लिया है, साथ ही लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद हमने हड़ताल वापस ले लिया है। जो हम लोग की जायज़ मांगे थे वो मांगे नहीं मानी जा रही थी, इसलिए बाध्य होकर के आंदोलन करने के लिए हम लोग विवश हो गए थे। आज हमारी सभी मांगे मान्य करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और कुछ मांगे उन्होंने मान लिया है। आज से ही हमारा आंदोलन स्थगित कर लिया जाता है और मैं समझता हूँ कि ऐसी नौबत हमको भविष्य में नहीं आएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एमएससी, एमकॉम, एमए सहित अन्य कोर्सेस में मई और जून की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। वहीं एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की 8 और 12 जून को होने वाली परीक्षाओं की तिथि को आगे बढ़ाकर 22 और 26 जून किया गया है। बाकी परीक्षाएं तय टाइम टेबल के हिसाब से ही होंगे। आज से सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो रही हैं, मतलब हो चुकी हैं। 8 से 11 हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम की टाइमिंग है और उसमें लगभग 27,000 परीक्षार्थी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में परलकोट जलाशय को लेकर उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि डोंगरगांव के मटियादर्री एनीकट के पानी से किसान के 8 एकड़ फसल बर्बाद होने का मामला अब सामने आ चुका है। इस मामले को उठाते हुए सांसद संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू मटियादर्री एनीकट के गेट की चाबी अपने कार्यालय में रखते हैं। 3 साल से उसकी चाबी किसी के पास, तो किसी सिंचाई विभाग के ओवरसियर के पास नहीं, संबंधित विभाग के पास नहीं, उसकी चाबी विधायक कार्यालय में और विधायक की अनुमति से वो एनीकट खुलता था और बंद होता था। माननीय सांसद जी को तकनीकी ज्ञान का अभाव है, उनको पता होना चाहिए। ये पहले और बोल चुका है और बोलने के पहले इसकी जांच भी हुई। जांच होने के बाद जिसने जो गलती किया है उनको सजा भी मिली है।
रायपुर में एक तरफ पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों लीटर पानी आज सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। अंबेडकर अस्पताल चौक की ये तस्वीर है जहां पर नगर निगम की मुख्य पेयजल लाइन दोपहर से ही क्षतिग्रस्त थी, मगर अधिकारियों ने इसकी सुध ही नहीं ली। एक तरफ शहर में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों के कारण लाखों लीटर पेयजल बर्बाद हो रहा है और गुणवत्ता में कमी है कहीं ना कहीं काम में, और यही इसका मूल कारण है। आपको बता दें कि अंबेडकर अस्पताल चौक पर हम खड़े हैं, आप देखेंगे जगह जगह से यहाँ से पानी जो है अंदर से बाहर आ रहा है। और आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3 महीने पहले यहाँ पर 1 महीने तक काम बंद करके नीचे मेन राइजिंग लाइन डाली गई थी, मगर इसकी पोल 2 महीने में खुल गई है। पिछले कई घंटों से आपको बता दें ये पेयजल है जो आज घरों में पानी जाना वो बह रहा है सड़क पे, और अब तक लाखों लीटर पानी जो वो बह के बर्बाद हो रहा है, पूरा पानी जाके नाली में गिर रहा है। आसपास आप तमाम देखेंगे कलेक्ट्रेट है, नगर निगम का ऑफिस है, उसके बावजूद अधिकारियों ने अभी तक इसमें सुध नहीं ली है। इंडियन यूम पाइप के द्वारा ये काम किया गया था और पूरी सड़क बंद करके लगभग 1 महीने तक ये काम किया गया था, लेकिन इसकी पोल देखिए अब खुल गई है। अमृत मिशन योजना स्मार्ट सिटी की 24/7 जो योजना है उसमें लगातार गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं और ये अपना पे उदाहरण है और बता रहा है कि किस गंभीरता से काम होता है। भीषण गर्मी का समय है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में लाखों लीटर पानी आपका हमारे अधिकार का वो नाली में बहकर बर्बाद हो रहा है। देखते हैं इस पे जिम्मेदारों पे कार्रवाई होती है या भर्राशाही ऐसे ही चलती रहेगी। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इधर छिंदवाड़ा में किसानों ने गर्मी के मौसम में ज्वार फसल की खेती की है जिसकी बम्पर पैदावार भी हुई। कलेक्टर शीतला पटले ने सौसर के ग्राम 1.5 एकड़ में ज्वार की फसल लगाई गई थी, जिसमें कम लागत से 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ ज्वार और पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए पोषण चारा की उपज की संभावना है। किसानों से चर्चा की और बहुत अच्छी फसल है, लगभग 18 से 20 कुंटल उत्पादन संभावित है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 को मना रहे हैं और उसी कड़ी में ये ज्वार फसल का ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में आना ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और जिले के किसानों को इससे काफी मदद मिलेगी और उसको आर्थिक सहायता मिलेगी। इधर सूरज अपनी तेज तपिश से लोगों को बेहाल कर रहा है। भीषण गर्मी गले को सुखा रही है। इधर धमतरी के नगरी इलाके में भी इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में दुगली के जागृति महिला स्व सहायता समूह अपने पारंपरिक शीतल पेय से ठंडकता का एहसास कराने के लिए तिखुर का निर्माण कर रही है, जिससे लोगों को गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिल रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धमतरी जिला 52% जंगलों से भरा है। जंगलों में मिलने वाले वनोपज लोगों की जिंदगी की पटरी को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। अब लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र ने वनोपज के तकनीक से जोड़ दिया है। यहाँ वनवासियों से खाद्य सामग्री खरीदकर महिला स्व सहायता समूह के जरिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। वन परिक्षेत्र दुगली ने महिला जागृति स्व सहायता समूह को तिखुर निर्माण करने आधुनिक मशीन दी है, जिससे तिखुर निर्माण को गति मिलेगी। इस साल 250 क्विंटल तिखुर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। पहले उबालते हैं, फिर उनको कटाई करते हैं छोटे छोटे बारीकी और सुखाते हैं। उसके बाद सेंधा नमक, काला नमक वगैरह मिलाकर सुखाते हैं। में फिर यहीं लोकर बिक्री हो जाती है। दोना पत्तल बनाते हैं, तिखुर बनाते हैं, आंवला कैंडी, नमकीन, जूस अच्छा बनाते हैं। वन विभाग समूह की महिलाओं को संसाधन के साथ ही समय समय पर नई तकनीकों का प्रशिक्षण और मशीन भी उपलब्ध कराता है। इसके बाद तैयार उत्पाद को स्थानीय स्तर पर खरीदार को बेच दिया जाता है। यहाँ गर्भवती माताओं के लिए पौष्टिकता से भरपूर सतावर पाउडर तैयार किया जाता है। इसके साथ ही मीठा नमकीन, कैंडी, जूस पाउडर बनाने का काम समूह करता है। देखिए दुगली में 22 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसमें तिखुर भी एक है। तिखुर यहाँ के वनों में प्राकृतिक रूप से बहुतायत में उपलब्ध है, तो उसका प्रसंस्करण करके हम लोग उसको वहाँ पे महिलाओं का हमने स्व सहायता समूह बनाया हुआ है, उनके माध्यम से उसकी बिक्री करते हैं। बहरहाल जिला प्रशासन और वन विभाग जिले के लोगों को और समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों की जिंदगी में नया उजाला आ सके। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।
खबर रायगढ़ से, जहां चल रहे 3 दिवसीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन रहा। देश के 8 राज्यों की टीमें अपनी अपनी यहां पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी। समारोह में असम, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की मानस मंडलियों ने हिस्सा लिया। महोत्सव में शामिल होने आए कलाकारों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से भगवान राम को जीवन में आत्मसात करने का मौका मिलता है। रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन फिर से रामायण मंडलियां प्रस्तुतियों को लेकर तैयार है। देखिए कि जो रामायण महोत्सव का मंच है, किस तरह से इस पूरे मंच को उस तर्ज पर सजाया गया है कि रामायण काल में, जब वनवास काल में भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में एक बड़ा हिस्सा बिताया था, तो इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इस पूरे मंच पर लोगों को राम जी के वनवास की झलकियाँ मिले। अलग अलग जो मंडलियां हैं वो तैयार हैं अपनी अपनी प्रस्तुतियों के लिए और कुछ देर के बाद ये मंच पर पहुंचेंगे और प्रस्तुतियां देंगे। कुछ कलाकार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग झारखंड से आए। बताइए अपने कार्यक्रम के बारे में। आज जो प्रस्तुति देने वाले हैं, क्या खास है जो आप लोगों ने तैयारी की है? क्या कुछ नज़र आएगा लोगों को? देखिए, ये पहली बार शायद मतलब हमारे ऑडियंस इस चीज़ों को देख पाएंगे कि हम जो ड्रामा जो करेंगे, जो एक्सप्रेशन करेंगे, वो मास्क में रहेगा, ठीक है ना। उसमें कोई संवाद नहीं होगी, लेकिन जो हम गायकी करेंगे उसमें संवाद होगी। तो ये दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। कुछ और कलाकार दिख रहे हैं, बात करने की कोशिश करते। ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मध्य प्रदेश, जबलपुर। जबलपुर से। क्या खास है मध्य प्रदेश के कलाकार जो प्रस्तुत करने वाले हैं? हमारे यहाँ के जितने भी कलाकार हैं वो बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हैं और ये जो लड़कियाँ आप देख रहे हैं, ये हमने वर्कशॉप, जो फ्री वर्कशॉप लगाई थी, उनमें से हमने ये लड़कियाँ लाए हैं डांस के लिए। कार्यक्रम की तैयारियां भी चल रही है, एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। तो रामायण महोत्सव जो है, जो कि रायगढ़ में होने जा रहा है, बेहद खास होगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शिव समाए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं जैसे गानों से अपनी खास जगह बनाने वाले सिंगर हंसराज रघुवंशी रायगढ़ में आयोजित रामायण महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भजनों में भी आजकल फ्यूजन और रिमिक्स का प्रयोग हो रहा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि टीवी पर टैलेंट हंट शो में छोटी छोटी जगहों से प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं, मगर फिर गुमनामी के दौर में कहीं खो जाती हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कलाकार दूसरे सिंगर्स के गानों की कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बजाय नए कलाकारों को अपनी स्वरचित गीतों को कंपोज कर उनकी प्रस्तुतियां देनी चाहिए। देखो, भगवान सबका है, रैप करने वाले का भी भगवान है, वो अपने तरीके से रैप करके भगवान को पूज रहा है। मैं गाने गा के मतलब अपने तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा है, आप सबको रिस्पेक्ट दे रहे हो, बड़े सिंगरों के गाने गा रहे हैं, परंतु वो थोड़े दिन चलेंगे। अगर आप अपना क्रिएट करोगे, अपनी कंपोजिशन, अपने लिरिक्स बनाएंगे, तो सदाबहार रहेंगे। तो वैसा करिए, अगर वैसा करेंगे तो आप कभी भी लुप्त नहीं होंगे। तेज आंधी के बाद उज्जैन के महाकाल लोक में प्लास्टिक फाइबर की मूर्तियां टूटने के बाद अब ग्वालियर की सफेद पत्थर की डिमांड बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के लिए ग्वालियर में मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्य में इस प्रोजेक्ट के तहत महानदी के किनारे सप्तऋषि की मूर्तियां लगाई जाएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में सप्तऋषियों की 7 अलग अलग मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। कश्यप, आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ की मूर्तियां बन रही हैं। अलग अलग मुद्राओं में ये मूर्तियां होंगी, जिनकी ऊंचाई 6 फीट, मोटाई 3 फीट और चौड़ाई 4 फीट होगी। इन मूर्तियों को छत्तीसगढ़ के राज्य में महानदी के किनारे लगाया जाएगा। मूर्तियों को अलग अलग शैली में बनाया जा रहा है, जिसमें उन्हें तपस्या करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, माला जपते हुए, साधना करते हुए दिखाया जाएगा। तेज आंधी और बारिश में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ स्थापित होने वाली मूर्तियों में कोई क्रैक नहीं आए, इसीलिए अब ग्वालियर चंबल के सफेद पत्थर यानी मिंट स्टोन की डिमांड बढ़ गई है। ग्वालियर के शहर के मूर्तिकार राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के लिए मूर्तियों को सिंगल मिंट स्टोन में तैयार कर रहे हैं। इन्हें बैजाताल स्थित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में तैयार किया जा रहा है। करीब 3 महीने में ये मूर्तियां बनकर तैयार हो जाएंगी, जिसके बाद इन्हें छत्तीसगढ़ में स्थापित कर लिया जाएगा। 7 मूर्तियां हैं। ये जो छत्तीसगढ़ में महानदी है, जो राम पथ गमन जो चल रहा है सब्जेक्ट, उसी के तहत ये महानदी के आसपास ये मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के 14 साल में से करीब 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए थे। भगवान राम जिस रास्ते से गुजरे थे और जहां पर रुके थे, उन स्थानों को भूपेश सरकार विकसित कर राम वन गमन पथ का निर्माण करा रही है, जहां भगवान राम और उससे जुड़े पात्रों की मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं।
संतों की जो एज दिखाई जा रही है 100 से 125 साल की एज हमें बनानी है, एक डिजाइन कि वो स्वरूप उनका 100 से 125 साल के रूप का स्वरूप दिखना चाहिए। और जो मुद्रा हैं अलग अलग, अभय मुद्रा है, कोई आशीर्वाद मुद्रा है, कोई तपस मुद्रा है, इस तरीके से मुद्राएं बनाई गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्वालियर चंबल के मिंट स्टोन का मूर्ति के लिए चयन किया है क्योंकि ये पत्थर बहुत मजबूत होता है। साथ ही इस पत्थर का उपयोग मजबूती से लेकर ग्वालियर किले के साथ साथ विदेशों की अलग अलग इमारतों में किया गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे उड़ीसा का। आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पूर्व सीएम कमलनाथ का भी ट्वीट अब सामने आया है और ट्रेन हादसे का दुखद समाचार मिला। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, कमलनाथ ने ट्वीट किया है। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और लिखा है कि दुर्घटना का दुखद और हृदय विदारक समाचार मिला। ईश्वर परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। तो बालासोर ट्रेन हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 132 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। और अब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने दुख जताया और इसके साथ ही लोगों के जल्द ही स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने भी लिखा है कि दुर्घटना में दिवंगत जनों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 26 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किए गए बड़े तरिया का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम बघेल का कहना था कि मैत्री गार्डन के बाद कुम्हारी का बड़े तरिया जिले में मनोरंजन का सबसे बड़ा स्थल बनेगा, जहां लोग अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिता सकेंगे। परिवार के साथ, बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए कुछ समय बिताने के लिए ये बहुत बढ़िया, रायपुर के लिए भी नजदीक है और दुर्ग भिलाई के लिए भी नजदीक है। इस सेंटर में जैसे हमारे मोहम्मद अकबर जी कह रहे थे कि भिलाई मैत्री गार्डन के बाद एक ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र यहाँ पे बना है, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए ये लाभदायक है। इधर भोपाल में इन दिनों जनता यातायात की अव्यवस्थाओं के चलते सड़कों पर किस तरह से परेशान हो रही है, ये आपको दिखाते हैं। भोपाल के MP नगर, बोर्ड ऑफिस, करौद, पिपलानी और मेंदा मील के साथ ही कोलार जैसे 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां सड़कों को लंबे वक्त से डाइवर्ट किया गया है। कहीं मेट्रो ट्रेन के कंस्ट्रक्शन के चलते, तो कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर, तो कहीं हैवी ट्रैफिक लोड के चलते रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया। और यही वजह है कि भोपाल में वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की इस नाकाम प्लानिंग और बद इंतजामी का शिकार हो रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता ब्रजेश जैन ने। इन दिनों भोपाल डाइवर्ट है। डाइवर्ट का मतलब देखिए मेरे पीछे, डाइवर्टेड मार्ग, भोपाल के इस तरीके के रास्ते जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से देखिए ट्रैफिक का लोड सड़क पर कितना ज़्यादा है। अभी इस वक्त हम बोर्ड ऑफिस के पास MP नगर में मौजूद हैं, जहां पर मेट्रो का काम चल रहा है और उसकी वजह से रोड को एक तरफ से पूरा ब्लॉक रखा गया है। लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए हैं इस रोड को बंद हुए। और दूसरा जो एकाकी रास्ता है यानी सिंगल रोड है, वो भी लगभग लेफ्ट और राइट से बैरिगेटिंग करके आधा बंद किया गया है। और ये सिर्फ भोपाल के MP नगर में ही नहीं, बल्कि भोपाल के अगर करौद की बात करें, लाल घाटी की बात करें, पिपलानी की बात करें, तो ऐसे करीब दर्जन भर जगह हैं जहां 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है भोपाल के रूट को डाइवर्ट करके रखा है। और यही वजह है कि भोपाल में लगातार ट्रैफिक को लेकर दिक्कतें और हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल।